पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह की जिंदगी में वक्त जैसा हमेशा हथकड़ी पहनकर चलता था। कभी थाने की फाइलों में कैद तो कभी अपराधियों के पीछे भागता हुआ। ऐसे में जब उनकी मां ने बड़ी असहजता की उसे एयरपोर्ट जाकर अपनी सहेली की बेटी को लेना है, तो उसके माथे पर उभरती लकीरों में सिर्फ थकान नहीं, एक अजीब सी झुंझलाहट भी थी। मानो किसी ने उसकी सख्त दिनचर्या में जबरन एक नरम मोड़ जोड़ दिया हो, जिसे वह स्वीकार करना ही नहीं चाहता। मेरे पास टाइम नहीं है, उसने लगभग ठंडे स्वर में कहा था, लेकिन माँ के जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। उधर चांदनी, जो सालों विदेश में रहकर भी अपने देश की खुशबू को दिल में संजोए बैठी थी, जब भारत की जमीन पर उतरी तो उसके दिल में हल्की सी धड़कनें सिर्फ अपने वतन के लिए नहीं बल्कि उस खास के लिए भी थी, जिसे वह लंबे समय से एक अनजान पहचान के पीछे छुपकर जानती आ रही थी। वही वीरेंद्र सिंह, जिसके हर स्टेटस पर उसका दिल ठहर जाता था, जिसकी सख्त बातों में भी उसे अनकहा दर्द नजर आता था। उसने कभी अपनी असली पहचान उसे नहीं बताई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह चाहती थी कि जब वो पहली बार सामने आए तो वीरेंद्र सिंह उसे देखकर बिना किसी परिचय के ही कुछ महसूस करे। शायद एक खिंचाव, शायद मोहब्बत, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके इस ख्वाब के साथ कोई खेल रच रखा हो। एयरपोर्ट की भीड़ में जब उसकी नजर पहली बार वीरेंद्र सिंह पर पड़ी, ऊंचा कद, सख्त चेहरा, आंखों में ठंडा सा गुरूर, तो उसके दिल में उठती मोहब्बत की लहर अचानक किसी अनजाने गुस्से में बदल गई। तो ये है वो इंसान, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी तरफ वीरेंद्र, जो उसे लेने आया था, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर दोनों की कहानियां एक दूसरे से छुपी हुई थी। एक अनजाना रिश्ता जो पहले से कहीं गहराई में जुड़ा हुआ था, लेकिन असलियत से बिल्कुल अनजान। और शायद यही अनजाना सच उनकी कहानी को सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक रहस्य भी बनाने वाला था। मम्मी प्लीज, मेरे पास समय नहीं है किसी को लेने जाने का। आप ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मुझे तो आज रात भी बहुत देर हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने माँ के कहने पर मुंह बना लिया था। वह चाह रही थी कि मेरी सहेली की बेटी को एयरपोर्ट से लेकर आए, मगर उसका कोई इरादा नहीं था। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी सहेली की बेटी को लेने के लिए किसी भी ड्राइवर को भेज दूंगी? बेटा, बच्ची अकेली कैसी आएगी, वह भी इतनी लंबी फ्लाइट लेकर। वह पूरे 10 साल के बाद आ रही थी। अमित शर्मा और ज्योति शर्मा तो 2 महीने बाद आएंगे, मगर तब तक चांदनी हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैं उसे अकेले उसके घर में भी नहीं रहने दूंगी। माँ की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह का गुस्सा और बढ़ गया था। उसे अपने घर में किसी की दखल पसंद नहीं थी। उसकी छोटी सी फैमिली थी, मगर घर बहुत बड़ा था। उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी और अब वो अपनी प्राइवेसी किसी की वजह से खराब नहीं करना चाहता था। मम्मी, क्या मतलब है आपका? वह हमारे साथ रहेगी? मैं तो समझ रहा था कि वो बस आपसे मिलने आ रही है और फिर अपने घर चली जाएगी। जब इसी शहर में उसका अपना घर है तो वह अपने घर में क्यों नहीं रहेगी? वीरेंद्र सिंह का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और पारो देवी भी हैरान थी। आखिर उसे हो क्या गया है? इंसान होकर किसी इंसान का आना भी उसे सहन नहीं हो रहा था। वीरेंद्र बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो मेरी सहेली की बेटी है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। और मुझसे ज्यादा बहस मत करो। 2 घंटे के बाद उसकी फ्लाइट है। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन फ्लाइट के समय एयरपोर्ट पहुंच जाना। पारो देवी ने ये कहा और सोफे पर बैठ गई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वीरेंद्र समझ गया था। वह जानता था कि उसकी माँ उसे भी ज्यादा जिद्दी है और इस मामले में बिल्कुल भी नहीं मानेगी। इसलिए वो पैर पटकता हुआ निकल गया। 3 बज रहे थे। 5 बजे चांदनी की फ्लाइट थी और वीरेंद्र सिंह को अभी पुलिस स्टेशन भी जाना था। वह इन दिनों एक बहुत ही अहम केस संभाल रहा था, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह पहले ही चिड़चिड़ा था और वैसे भी उसे लोगों के साथ समय बिताने का शौक नहीं था। वह बस घर से पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से घर ही जाता था। वह 20 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच गया, मगर वहां एक और परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। सर, जिस लड़के ने बयान देने को कहा था वह अब मुकर रहा है, कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। विनय ने जैसे ही कहा तो वीरेंद्र सिंह ने सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। एक ही सुराग मिला था जो अब फिर से हाथ से निकल रहा था। विनय, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जिसे भी लाओ उससे पहले पक्का कर लो कि वह अपनी बात पर कायम रहेगा या नहीं। वीरेंद्र ने गुस्से में कहा तो विनय चुप हो गया। वह उसका जूनियर ही नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। ठीक है, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे सच बुलवा कर रहूंगा।
ऐसे कोई गवाह नहीं मिलता और अगर मिल जाए तो मुकर नहीं सकता। अगर उसने मना किया तो उसे कह देना कि मुझसे बचकर रहे। वीरेंद्र के सख्त अंदाज को देखकर विनय तुरंत वहां से चला गया। 15 मिनट के बाद वह लड़के को लेकर आया। लड़का बहुत डरा हुआ था, गरीब सा था। उम्र करीब 20 साल और हालत बहुत खराब थी। वह बिना पूछे ही कहने लगा कि उसने कुछ नहीं देखा, वह कुछ नहीं जानता, उसे जाने दिया जाए। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी, उसे बिठाया और सामने खड़े होकर समझाया, अगर सच बताना है तो आज ही बता दे, वरना बाद में मुश्किल होगी। लड़का रो पड़ा और बोला कि दूसरी तरफ के लोग उसे धमका रहे हैं कि उसकी बहन को उठा लेंगे। वीरेंद्र समझ गया कि वह डर गया है। उसने उसे भरोसा दिलवाया, अगर वह बयान देगा तो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। आखिरकार लड़के ने वहीं बैठकर पूरा सच बता दिया। हत्या किसने करवाई, वीरेंद्र को सुराग मिल गया था। 2 घंटे के बाद उसे याद आया कि 5 बज चुके हैं। वह तुरंत गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा, मगर वहां चांदनी कहीं नहीं दिखी। तभी एक आधुनिक अंदाज वाली लड़की ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या आप वीरेंद्र हैं? पारो देवी के बेटे? वीरेंद्र को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, दूर रहकर बात करो और चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। वह आगे बढ़ गया, मगर जब पीछे देखा तो वहीं खड़ी थी। वह वापस आया और पूछा, क्या बात है? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बैग भारी है, मदद कर दीजिए। वीरेंद्र ने झुंझलाकर बैग उठाया और गाड़ी तक ले गया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। घर पहुंचते ही चांदनी ने आंटी को गले लगाया, बातें करने लगी। पारो देवी ने पूछा कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो वीरेंद्र गुस्से में बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद चांदनी ने मजाक में कहा, आपका बेटा इतना अकड़ू क्यों है? तब पारो देवी ने हंसकर कहा कि उसके दादा भी ऐसे ही थे। रात को चांदनी खिड़की के बाहर देख रही थी। जब वीरेंद्र देर रात घर लौटा, वह उत्सुकता में नीचे आ गई। जैसे ही वह छिप कर देख रही थी, वीरेंद्र ने उसे पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, अपने कमरे में जाओ और घर में यूं इधर उधर मत घूमो। चांदनी ने मजाक में पूछा कि वह इतनी रात को क्या करता है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं? इस पर वीरेंद्र गुस्से में बोला कि वह पुलिस इंस्पेक्टर है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। अगले दिन वो बोर हो रही थी। पारो देवी से बोली कि वो यहाँ बोर हो रही है और अपने मामा के घर जाना चाहती है, मगर पारो देवी ने मना कर दिया और कहा कि वो यहीं रहेगी, वीरेंद्र उसे कहीं घुमाने ले जाएगा। उन्होंने वीरेंद्र को फोन किया। दोपहर में जब वो ऑफिस में फाइल देख रहा था तो मम्मी का फोन आया। बात सुनते ही उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया और उसने कहा, मम्मी आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि मैं अपना काम छोड़ूं और आपकी सहेली की बेटी को कहीं लेकर जाऊं। सच में आपको पता है मैं इस समय कितनी महत्वपूर्ण फाइल देख रहा हूं? उसे लग रहा था कि ये पूरा मामला बहुत अजीब है, इसलिए वह धैर्य से बात कर रहा था ताकि पारो देवी की बात को समझ सके। लेकिन पारो देवी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि 15 मिनट के अंदर घर पहुंचो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह दोबारा मुंह बनाकर उसी समय ऑफिस से घर के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंच गया। गाड़ी उसने बाहर ही रोक दी और अकेले ही अंदर चला आया। कुछ ही दूरी पर एक काली गाड़ी में बैठे नकाब पहने आदमी ने उसी समय अपना मोबाइल उठाया और किसी नंबर पर कॉल किया। सर, वह घर आ चुका है। लगता है अब वह इस नई लड़की को बाहर ले जाएगा जिसे उस दिन एयरपोर्ट पर देखा था। बस मुझे इंतजार है एक बार वह लड़की बाहर निकले और मैं उसे पकड़ लूं, वह आदमी धीरे आवाज में कह रहा था। तभी दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई। वह आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। मैं इंतजार नहीं कर सकता, कब वो लड़की बाहर निकलेगी और कब तुम उसे पकड़ोगे? मुझे कुछ नहीं पता, बस 2 दिन के अंदर वह लड़की मेरे फार्म हाउस में होनी चाहिए। वह इंस्पेक्टर की कमजोरी है, इसलिए वह उसे अपने साथ रख रहा है। आवाज भारी थी और ये सुनकर नकाब पहने आदमी समझ ही नहीं रहा था कि वह अपने बॉस की बात कैसे पूरी करे। थोड़ी देर बात करने के बाद उनकी कॉल खत्म हो गई, क्योंकि तभी चांदनी और वीरेंद्र सिंह घर से बाहर निकल गए थे। चांदनी उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठने लगी। उसी समय वीरेंद्र सिंह ने उसे रोक दिया। पीछे बैठो, आगे बैठने की इजाजत सिर्फ मेरी मम्मी को है, वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा। तो वो मुंह फुलाकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ आऊं। मैं आंटी से कहती हूँ कि मुझे एक गाड़ी दे दें, मुझे ड्राइविंग करनी आती है, मैं अकेले चली जाऊंगी। ये कहकर वो वापस अंदर चली गई और वीरेंद्र सिंह, जो पहले से ही गुस्से में था, वह गाड़ी में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया और जाकर ऑफिस पहुंचकर ही रुका।
ऑफिस पहुंचते ही उसकी मम्मी की कॉल आने लगी थी, जिसे उसने उठाया ही नहीं बल्कि काट दिया। और उसी समय उसने एक मैसेज भी भेजा कि आपकी लाडली सहेली की बेटी मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं ऑफिस आ गया हूँ और अब मैं काम में व्यस्त हूँ। कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। चांदनी अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वापस अपने माता पिता के पास अमेरिका चली जाए, लेकिन उन्होंने खुद ही 2 महीने बाद अपना सारा काम और बिजनेस समेटकर भारत आना था और यहीं बस जाना था। एक तरफ पारो देवी उसे अकेले बाहर जाने नहीं दे रही थी और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह भी चला गया था। वह अभी कमरे में ही थी कि तभी पारो देवी गाड़ी की चाबी लेकर आई और बोली, चांदनी सच सच बताओ, तुम्हें कार चलानी आती है ना? मैं गाड़ी की चाबी लेकर आई हूँ, अब जाओ और जाकर शॉपिंग कर लो। तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। पारो देवी की बात सुनते ही चांदनी के चेहरे पर खुशी आ गई। सच में आंटी जी, क्या मैं जा सकती हूँ? और जैसे ही पारो देवी ने हाँ कहा, वह 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी लेकर निकल गई और सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही है, जिसमें वही नकाब पहने आदमी बैठा था। खुश हो रहा था कि उसका शिकार इतनी जल्दी बाहर निकल आया। थोड़ी दूर जाकर उस काली गाड़ी ने चांदनी की गाड़ी को ओवरटेक किया तो वह हैरान रह गई और बोली, ये कौन पागल है? तभी वह आदमी गाड़ी से उतरा और गाड़ी की खिड़की से चांदनी पर बंदूक तान दी। खिड़की खुली हुई थी। चांदनी बंदूक देखकर घबरा गई। अगले ही पल उसने रुमाल से उसे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। वहां से निकल गया। समय बीतता गया। दोपहर से रात के 8 बज गए। पारो देवी लगातार फोन करती रही। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह का फोन भी बंद आ रहा था। रात के 9 बज गए। वीरेंद्र सिंह घर पहुंचा तो पारो देवी रो रो कर परेशान थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि चांदनी शॉपिंग के लिए गई थी और अभी तक वापस नहीं आई और उसका मोबाइल भी बंद है। ये सुनते ही वीरेंद्र सिंह को झटका लगा और वह गुस्से से भर गया। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अकेले मत जाने दीजिए। मेरे बहुत दुश्मन है, फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये कहते हुए वो बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर सड़कों पर उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। चांदनी का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जो उसने एयरपोर्ट पर इतने सालों के बाद पहली बार देखा था। पहली नजर में ही उसे पसंद कर बैठा था, लेकिन वह ये बात कह नहीं पाया था। पर अब कुछ ही दिनों में वह उससे दूर हो गई थी। वीरेंद्र सिंह को लग रहा था कि उसका सिर दर्द से फट जाएगा। वह इधर उधर भटकते हुए आखिर अपने एक खास ठिकाने पर पहुंचा, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। वहां उसने अपनी पूरी टीम को बुलवाया और सारी स्थिति समझाई। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। कोई मोबाइल ट्रेस करने लगा, कोई कैमरे चेक करने लगा। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था। लेकिन वीरेंद्र सिंह खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए बाहर अंधेरी रात को देख रहा था और उसके दिल में बेचैनी थी, क्योंकि चांदनी ने कहा था वह अकेले जा सकती है। दूसरी तरफ चांदनी ने जब आंखें खोली तो खुद को एक टूटी हुई कुर्सी पर रस्सियों से बंधा पाया। कमरे की हालत बहुत खराब थी। पहले तेज रोशनी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। कमरे में भागते हुए चूहों से उसे बहुत डर लग रहा था, जो इधर उधर कोनों में दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर उस नाजुक लड़की की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर दरवाजे पर खड़ा आदमी अंदर आया और उसका गला पकड़ लिया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? तुम जमीन के नीचे छुपी जगह में हो। यहाँ से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। वह मोटा आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था। चांदनी रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो। आंटी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। लेकिन वह आदमी उसकी बात सुने बिना बाहर चला गया। चांदनी ने कमरे को देखा तो डर से कांपने लगी। उसने अपने पैर कुर्सी के ऊपर कर लिए, क्योंकि नीचे चूहे दौड़ रहे थे। कमरे की हालत बहुत खराब थी और उसे बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन वहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। पूरी रात वहीं रोती रही। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ पूरी रात जागता रहा, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। उसे गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? तुम लोग वीरेंद्र सिंह की टीम का हिस्सा हो। आगे क्या करोगे? सभी लोग सिर झुकाकर खड़े थे। तभी विनय वहां आया, जिसके पास कैमरों की जांच की जिम्मेदारी थी। उसने एक वीडियो दिखाया तो वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई। उसने तुरंत कहा, हम इसी रास्ते पर चलते हैं।
हम अभी वहीं जाएंगे। वीडियो आधा ही था क्योंकि कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग नहीं थी। 1 घंटे तक खोजने के बाद भी उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिला। वह मंजिल के करीब थे लेकिन उन्हें पता नहीं था। दूसरी तरफ एक उम्रदराज सख्त औरत चांदनी को थप्पड़ मार रही थी और उसे खाना खाने के लिए कह रही थी। लेकिन खाना इतना खराब था कि चांदनी को देखकर ही उल्टी आने लगी। वो कह रही थी मुझे नहीं खाना, जबकि वो भूख से परेशान थी। उसके मना करने पर वह औरत उसे मारती रही। इसी बीच वीरेंद्र सिंह गाड़ी से उतरा और इधर-उधर देखने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसे अपने दुश्मन का ठिकाना याद आया। उसने इशारा किया और सभी गाड़ियां उसी तरफ चल पड़ी। 15 मिनट के बाद वह उस टूटी-फूटी इमारत पर हमला कर चुका था। गोलियों की आवाज सुनकर चांदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जोर-जोर से वीरेंद्र सिंह को पुकारने लगी। उसे नहीं पता था बाहर कौन है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वही होगा। जब पारो देवी ने पहले उसकी तस्वीर देखकर उसके माता-पिता अमित शर्मा और ज्योति शर्मा से कहा था कि अब वीरेंद्र सिंह बड़ा हो गया है और उसका रिश्ता चांदनी से करना चाहिए, तो समझ गई थी कि बात शादी तक जा सकती है। और उसके माता-पिता भी यही चाहते थे। वे भारत आकर यहीं बसने का सोच रहे थे। उधर वीरेंद्र सिंह ने 2-3 लोगों को काबू किया और फिर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। उसने जोर से दरवाजा तोड़ा तो टूट कर गिर गया। सामने चांदनी कुर्सी पर रस्सियों से बंधी बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी, बाल बिखरे थे और गाल पर उंगलियों के निशान थे। जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने उसके गाल पर निशान देखे तो उसका दिल तड़प उठा। जो आदमी पूरे शहर के लिए मजबूत था, वह इस समय एक लड़की के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसने तुरंत उसकी रस्सियां खोली तो चांदनी उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। वीरेंद्र सिंह, मेरी जान बचा लो, ये चूहे मुझे काट डालेंगे, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। उसकी सिसकियां वीरेंद्र सिंह के दिल पर चोट कर रही थी। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे अपने पास संभाल लिया। उसका दिल उसे कोस रहा था कि उसकी दुश्मनी का बोझ इस मासूम पर क्यों आया। वह जो पहले उसे अकड़ू समझता था, अब उसकी बाहों में डरी हुई चिड़िया की तरह कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, चांदनी, मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में इस बार नरमी थी। वह उसे उठाने लगा, लेकिन चांदनी के पैर जवाब दे चुके थे, इसलिए उसने बिना समय गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर आ गया। बाहर टीम के लोग खड़े थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ चांदनी पर थी। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बहुत संभाल कर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया। पूरे रास्ते चांदनी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और रोती रही। वीरेंद्र सिंह सोचता रहा कि क्या वह सच में उसकी रक्षा कर पाएगा। घर पहुंचते ही पारो देवी ने चांदनी को गले लगा लिया और वह उनके गले लगकर रोने लगी। वीरेंद्र सिंह एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि चांदनी अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। पारो देवी उसे दिलासा देती रही और फिर उसे ऊपर कमरे में ले गई। वीरेंद्र सिंह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे बार बार वह निशान याद आ रहा था। उसने गुस्से में पास रखा गुलदान दीवार पर दे मारा। रात को जब सब सो गए तो वह चुपचाप चांदनी के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। अंदर नहीं गया, बस दरवाजे से उसे देखता रहा। वह सो रही थी, लेकिन नींद में भी डर से कांप रही थी। वह दीवार से टिककर सोचने लगा कि कल जब वो उठेगी, क्या पहले जैसी होगी या फिर डर उसके अंदर हमेशा रहेगा। अगली शाम जब चांदनी थोड़ी संभली तो वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, जहां वीरेंद्र सिंह अपनी वर्दी में किसी से सख्त आवाज में बात कर रहा था। उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वह अब भी अपराधियों के पीछे है। पारो देवी सिर दर्द के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी और घर में शांति थी। वीरेंद्र सिंह जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर चांदनी पर पड़ी। वह पीले रंग के ढीले कपड़ों में बहुत कमजोर लग रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और पीछे खड़ा हो गया। चांदनी को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो मुड़ी। उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चांदनी ने नजरें झुका ली और कहा, मैं ठीक हूँ। वीरेंद्र सिंह को उसका ये बदला हुआ रूप अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं और अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी जब तक मैं साथ ना रहूं। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो चांदनी को गुस्सा आ गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो बोली, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरा आपसे क्या रिश्ता है? मैं कोई कैदी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से बाहर जाऊंगी। आप मुझे डरा रहे हैं। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा,
तो वीरेंद्र सिंह ने उसे दीवार से लगा दिया। अब दोनों के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। एक हाथ दीवार पर और दूसरा उसकी कलाई पर था। उसका गुस्सा अब जुनून में बन रहा था। उसने कहा, रिश्ता पूछ रही हो? जिस दिन तुम्हें उठाया गया था उस दिन मेरी जो हालत थी वही मेरा रिश्ता है तुमसे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर खतरे में जाने दूंगा तो ये तुम्हारी गलती है। उसकी आवाज भारी हो गई थी और वह इतना करीब था कि चांदनी उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। चांदनी जो अभी गुस्से में थी अब चुप हो गई। उसे पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए सच्ची चिंता दिखी। कुछ पल दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर चांदनी को लगा कि वह ज्यादा बोल गई। उसने धीरे से उसे हटाया और अपने कमरे में चली गई। वीरेंद्र सिंह वहीं खड़ा रह गया और सोचता रहा कि वह उसके सामने इतना कमजोर क्यों हो जाता है। रात को चांदनी को तेज बुखार हो गया। वह नींद में भी डर रही थी, जैसे कोई उसे फिर से पकड़ ले जाएगा। वीरेंद्र सिंह जो पूरे शहर की सुरक्षा करता था, इस समय खुद परेशान था। सुबह होते ही पारो देवी ने बताया कि चांदनी की हालत ठीक नहीं है, तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद वीरेंद्र सिंह को बाहर बुलाकर धीरे से कहा कि लड़की शारीरिक रूप से तो बिल्कुल ठीक है, मगर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सदमे में है। इसे अकेला मत छोड़िए और इसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डर इसके दिल में बैठ गया है। डॉक्टर के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह चुपचाप चांदनी के कमरे में गया। वो बिस्तर पर सो रही थी। बुखार की गर्मी से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। क्यों भाई, कल तो बड़ी बहादुर बन रही थी कि मैं तो बाहर जाऊंगी, अब क्या हुआ? वीरेंद्र सिंह ने उसके पास कुर्सी खींचकर बैठते हुए हल्के मजाक भरे लेकिन नरम अंदाज में कहा। तो चांदनी ने मुश्किल से आंखें खोली और उसे देखा, जो अपनी पुलिस की वर्दी में बहुत अलग लग रहा था। अभी तो कह रही थी कि मैं नहीं डरती, अब एक चूहे का नाम सुनकर भी कांप जाती हो। वीरेंद्र सिंह ने फिर छेड़ा तो चांदनी ने कमजोरी के बावजूद तकिया उठाकर उसे मारने की कोशिश की। बोली, बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। वह मुंह बनाकर बोली तो वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वह उठा और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार देखने लगा। वह पल बहुत करीब था। चांदनी की सांसें जैसे रुक गई। वीरेंद्र सिंह स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसने उसके अंदर के डर को थोड़ा कम कर दिया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीरेंद्र सिंह तुरंत पीछे हट गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो सीमा पार कर रहा है। अगले दिन चांदनी की तबीयत थोड़ी ठीक थी और उसका शरारती स्वभाव फिर से जाग गया था। वीरेंद्र सिंह सुबह जल्दी अपनी वर्दी पहनकर तैयार था, मगर उसे अपने लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, जिसमें जरूरी फाइलें थी। वह गुस्से में पूरे घर में ढूंढता रहा और आखिर में उसे शक हुआ, चांदनी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वह सीधे उसके कमरे में गया और बोला, मेरी लॉकर की चाबी कहाँ है चांदनी? उसने मेज पर हाथ मारते हुए पूछा। तो चांदनी ने मासूम बनकर कहा, मुझे क्या पता आपकी चाबी कहाँ है, क्या मैं चोर हूँ? वीरेंद्र सिंह झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी और उसकी खुशबू साफ महसूस हो रही थी। उसने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने ही ली है। अभी वापस करो वरना तुम्हें थाने ले जाकर बंद कर दूंगा। चांदनी मुस्कुराई और बोली, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ चाबी ही चुरा सकती हूँ तो इंस्पेक्टर साहब, आपकी समझ को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपकी जेब से आपका वायरलेस भी निकाल लिया है। उसने हाथ में वायरलेस दिखाया तो वीरेंद्र सिंह चौंक गया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत कि एक पुलिस ऑफिसर की चीजें चुरा लो? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ? उसने गुस्से और हैरानी में उसकी कलाई पकड़ ली। चांदनी ने कलाई छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके कॉलर को पकड़कर उसे और करीब खींच लिया और मुस्कुराकर बोली, मैं कोई आम चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बड़े घरों में चोरी करती हूँ, सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ। बहुत चलती है तुम्हारी जुबान, मैं इसे बंद कर दूंगा। वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा और उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। दोनों इतने करीब थे कि दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था। चांदनी की शरारत धीरे धीरे कम हो गई और दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। फिर वीरेंद्र सिंह खुद को संभालते हुए वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर रुका तो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उस घटना को 4 दिन हो चुके थे, मगर घर का माहौल अभी भी अलग था। वीरेंद्र सिंह और चांदनी के बीच एक अजीब सी खामोश दूरी थी। दोनों एक दूसरे से बचते थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते ही बेचैन हो जाते थे। 5वें दिन दोपहर में चांदनी रसोई से जूस लेकर लाउंज की तरफ आ रही थी कि अचानक वीरेंद्र सिंह सीढ़ियों से उतरते हुए उससे टकरा गया। वो फोन में व्यस्त था और चांदनी अपने ख्यालों में खोई थी।
टक्कर इतनी तेज थी कि जूस का गिलास उसके हाथ से छूटकर वीरेंद्र सिंह की सफेद शर्ट पर गिर गया। ओ भगवान! चांदनी के मुंह से निकल गया। वीरेंद्र सिंह, जो पहले ही केस के कारण परेशान था, रुक गया। उसने अपनी गंदी शर्ट देखी और फिर चांदनी को देखा, जिसका चेहरा डर और शर्म से लाल हो गया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी भी उसी डर में जी रही हो? उसने गुस्से में कहा तो चांदनी हकलाते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह तुरंत अपने दुपट्टे से उसकी शर्ट साफ करने लगी। उसकी उंगलियां उसके सीने को छू रही थी। वीरेंद्र सिंह का गुस्सा अचानक खत्म हो गया। उसे उसकी खुशबू और नजदीकी ने शांत कर दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर किया। दोनों की नजरें मिली और जैसे समय रुक गया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, मुझसे दूर रहो। तुम जब भी करीब आती हो तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हो। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा थकान और बेचैनी थी। वह उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। चांदनी वहीं खड़ी अपनी उंगलियों को महसूस करती रही, जिन्हें अभी वीरेंद्र सिंह ने छुआ था। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई हो। पारो देवी ने दोनों को नहीं बताया कि उन्होंने अमेरिका में अपनी सहेली और उनके पति अमित शर्मा और ज्योति शर्मा को उनकी बेटी के बारे में सब बता दिया है और वे दोनों उसी रात की फ्लाइट से भारत वापस आ गए थे। ये चांदनी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी हालत देखकर परेशान थे और जब रात को सभी खाने की मेज पर बैठे थे, तभी उसकी नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। घर के माहौल में एक गंभीरता छाई हुई थी। वीरेंद्र सिंह चुपचाप खाना खा रहा था। तभी पारो देवी ने गला साफ किया और बोली, अमित शर्मा जी, मैं घुमा फिराकर बात करने वालों में से नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि चांदनी और वीरेंद्र सिंह का रिश्ता तय कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली की बेटी दोबारा किसी खतरे में पड़े या हमसे दूर हो जाए। पारो देवी की बात सुनते ही चांदनी के हाथ से निवाला गिर गया। उसने एक नज़र वीरेंद्र सिंह पर डाली, जो अब भी चुपचाप अपनी प्लेट में देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। चांदनी को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो बिना कुछ कहे कुर्सी पीछे करके वहां से उठी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। आंटी की बात उसके कानों में गूंज रही थी कि क्या वह सच में उस सख्त और आंकड़ू पुलिस अफसर के साथ जिंदगी बिता सकती है, मगर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। वह तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई, लेकिन उसकी बंद आंखों के सामने वीरेंद्र सिंह का वही गंभीर चेहरा आ रहा था जब उसने पहली बार उसे अपनी बाहों में उठाया था। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह खाने की मेज पर अकेला रह गया था। उसका दिमाग उसे समझा रहा था कि वो एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी खतरों और अपराधियों के बीच में गुजरती है और वह इस नाजुक लड़की का साथ नहीं निभा पाएगा। मगर उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी कि जो हो रहा है होने दो। शायद यही वो सुकून है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी मम्मी की तरफ देखा, जो चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मम्मी, आपको जो ठीक लगे वही कर लीजिए। वीरेंद्र सिंह के इस छोटे से जवाब से पारो देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिश्ते की बात के बाद घर का माहौल बदल गया था। अगले 2 दिन चांदनी और वीरेंद्र सिंह एक दूसरे से बसते रहे, जैसे छुपन छुपाई खेल रहे हो। वीरेंद्र सिंह, जो पहले देर से घर आता था, अब जल्दी आने लगा। उसका मन करता था कि वह सबके साथ बैठे और एक नज़र उस चंचल लड़की को देख ले जिसने उसके सख्त दिल में जगह बना ली थी। मगर चांदनी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैसे उसे वीरेंद्र सिंह की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती, वह अपने कमरे में भाग जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसकी गहरी नज़रें उसे फिर से कमज़ोर कर दे या उसे उस रिश्ते की याद दिलाए जिसका जिक्र आंटी ने किया था। रात के खाने पर जब वीरेंद्र सिंह बैठता तो चांदनी पहले ही खाकर सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती। वीरेंद्र सिंह खाली कुर्सी को देखकर बस एक ठंडी सांस भरता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी की गैर मौजूदगी भी कितनी भारी होती है। रात के 2 बजे चांदनी अपनी बालकनी में खड़ी ठंडी हवा में अपने ख्यालों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी, क्या वह सच में वीरेंद्र सिंह को अपना सकती है? वह इंसान जो एक पल में उसे डांट देता है और दूसरे ही पल उसे अपनी बाहों में सुरक्षित महसूस कराता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे उसका स्पर्श याद आ रहा था, जो अब भी उसकी कलाई पर महसूस हो रहा था। क्या मैं उसके साथ जिंदगी बिता पाऊंगी? क्या मैं उसकी खतरनाक जिंदगी का सामना कर पाऊंगी? उसने खुद से पूछा, मगर उसके दिल ने जवाब दिया। उसकी शक्ति के पीछे जो नरमी है वह सिर्फ उसके लिए ही है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पीते हुए चांदनी के कमरे की खिड़की को देख रहा था।
वह सोच रहा था कि इस लड़की ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। उसे उसकी शरारतें याद आ रही थी और वह सब उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसे लगा कि अगर उसने चांदनी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया तो वह फिर से वही सख्त इंसान बन जाएगा जिसे सिर्फ कानून की समझ है, प्यार की नहीं। वह पूरी रात इसी सोच में रहा कि क्या उसे चांदनी से बात करनी चाहिए या नहीं। आखिर उसने तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने दिल की बात कहे। रात के सन्नाटे में वीरेंद्र सिंह धीरे से चांदनी के कमरे की तरफ गया। चांदनी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने मुड़कर देखा और वीरेंद्र सिंह को अपने पास खड़ा पाया। वह हल्के रंग की टी-शर्ट और पैंट में था। चांदनी ने नजरें झुका ली और वहां से जाने लगी, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया। कब तक भागोगी चांदनी? कब तक मुझसे नजरें चुराओगी? उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। चांदनी ने मुंह फेर कर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। आपको तो अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है ना? उसके इस ताने से वीरेंद्र सिंह को चोट लगी। वह एक कदम और करीब आया और बोला, चांदनी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मगर क्या तुम नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों करता था? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से चांदनी के अंदर सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे कुछ नहीं जानना। वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी जिंदगी खतरों से भरी है। मेरे बहुत दुश्मन हैं और मैं हर समय खतरे में रहता हूँ। जिस दिन तुम्हें उठाया गया था उस दिन मुझे पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम मेरे जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिता पाओगी जिसके पास देने के लिए सिर्फ खतरे हैं? क्या तुम मुझे ऐसे ही स्वीकार करोगी? उसकी आवाज में सच्चाई थी जिससे चांदनी का दिल पिघल गया। जब वीरेंद्र सिंह मुड़कर जाने लगा तो पीछे से चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद पता नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं चूहों से डर सकती हूँ लेकिन आपके दुश्मनों से नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर चमक आ गई। वह तुरंत पलटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। चांदनी ने भी अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और उसे लगा कि यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। जल्दी ही दोनों की शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हल्दी की रस्म हुई, जिसमें चांदनी और वीरेंद्र सिंह को हल्दी लगाई गई। फिर मेहंदी की रस्म में चांदनी के हाथों में सुंदर मेहंदी सजाई गई, जिसमें वीरेंद्र सिंह का नाम छिपा था। शादी के दिन मंडप सजा, पंडित जी मंत्र पढ़े, दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। वीरेंद्र सिंह ने चांदनी की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। इस तरह दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए बन गया और उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मगर वीरेंद्र सिंह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह क्रीम कलर की शेरवानी पहने सिर पर सेहरा सजाए खड़ा था, फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसकी आंखें बार बार सीढ़ी की तरफ उठ रही थी जहां से चांदनी को आना था। दूसरी तरफ चांदनी लाल रंग के भारी जोड़े में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की शर्म की लाली थी और आंखों में वही पुरानी शरारत। लेकिन आज उस शरारत में एक अलग सी गरिमा भी थी। जब उसे सहारा देकर हॉल में लाया गया तो वीरेंद्र सिंह की नजरें उसी पर ठहर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही चांदनी है जिसने उसका वायरलेस चुराया था और आज वही उसका नाम अपने नाम करने जा रही है। शादी की रस्में शुरू हुई तो वीरेंद्र सिंह का हाथ हल्का सा कांप रहा था। जैसे ही उसने पंडित जी के सामने वचन लिए और 7 फेरे पूरे किए, उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी करवाहट मिठास में बदल गई हो। चांदनी ने भी धीमे स्वर में मंत्रों के साथ वचन निभाए। पूरे घर में बधाइयों की आवाज गूंज उठी। पारो देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी सहेली की बेटी को अपने शेर जैसे बेटे के हाथों में सौंप दिया था। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जब रात का सन्नाटा छा गया तो वीरेंद्र सिंह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। चांदनी बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन उसके कांपते हाथ उसकी घबराहट बता रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कदम कदम उसके पास आया। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया, इतना पास कि उनके कपड़े एक दूसरे को छू रहे थे। उसने बहुत हल्के से चांदनी का घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चांद सा चेहरा सामने आया तो वीरेंद्र सिंह कुछ पल के लिए खो सा गया। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और कहा, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत सच्चाई आएगी।
चांदनी ने शर्म से आंखें बंद कर ली व और करीब आया। अब उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। चांदनी की धड़कन तेज हो गई। उसने हल्की शरारत से कहा कि अब तो वह उसकी कैद बन चुकी है, अब थोड़ा रौब कम कर दे। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराया और उसकी कमर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। उसने कहा कि उसने उसका वायरलेस चुराया था और सजा में उसे उम्र भर के लिए अपने साथ रहने की सजा दी है। उसकी आवाज गहरी थी। उसने झुककर चांदनी के माथे को चूमा और धीरे से कहा कि अब वो सिर्फ उसकी है। चांदनी ने भी अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए और सिर उसके सीने पर टिका दिया। बाहर चांद पूरी चमक के साथ आसमान में था, लेकिन वीरेंद्र सिंह का चांद उसकी बाहों में था, जिसकी रोशनी उसके हर अंधेरी रात को रोशन करने के लिए काफी थी। शादी के एक हफ्ते के बाद की सुबह थी। वीरेंद्र सिंह अपनी वर्दी में आईने के सामने खड़ा अपनी बेल्ट ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन आंखों में अब एक नई चमक थी। चांदनी धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ में कॉफी का मग था। बालों की एक लट उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। उसने मजाक में कहा, कॉफी पी लो वरना थाने जाकर किसी पर गुस्सा निकालोगे। वीरेंद्र सिंह आईने में उसका अक्स देखकर मुस्कुराया और अचानक उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। चांदनी का माथा उसकी वर्दी के बटन से टकराया और वह चुप हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या उसे सच में वो गुस्से वाला लगता है? चांदनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वह सिर्फ गुस्से वाला नहीं, बल्कि ऐसा शिकारी है जिसके जाल से कोई बिना इजाजत के नहीं निकल सकता। वीरेंद्र सिंह हंस पड़ा और उसका माथा अपने माथे से लगा दिया। उसने कहा कि अब वो परिंदा उसके दिल में कैद है और उसे उड़ने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत है। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जिसने चांदनी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उसने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया, जहां अब उसे सिर्फ सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वीरेंद्र सिंह जाने लगा तो उसे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। चांदनी सोफे पर बैठी आराम से नेल पॉलिश लगा रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। उसने पूछा तो चांदनी ने मासूमियत से कंधे उचकाए और कहा, उसे क्या पता। वीरेंद्र सिंह मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था ये वही पुरानी शरारती चांदनी है। वह उसके पास गया और उसके हाथ से नेल पॉलिश लेकर रख दी। उसने कहा कि अगर वह चाहती है वह घर पर रुके तो वह सीधे कहे, चाबी छुपाने की जरूरत नहीं। चांदनी शर्मा गई और तकिए के नीचे से चाबी निकालकर उसे दे दी। उसने जाते जाते कहा कि दुनिया के लिए वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ वही इंसान है जो उसकी एक मुस्कान पर सब कुछ लुटा सकता है। चांदनी मुस्कुराई और उसे विदा किया। उसे यकीन था कि उसने एक ऐसा जीवन साथी पाया है जो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। बाहर सूरज पूरी चमक के साथ निकल चुका था और वीरेंद्र सिंह की गाड़ी पोर्च से बाहर जा रही थी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके दिल में चांदनी की यादें थी, जो उसे हर पल ये एहसास दिला रही थी कि सच्चा प्यार ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।